नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ज्योग्राफी के एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं। ख़ास तौर से एनसीईआरटी ज्योग्राफी के एमसीक्यू कर रहे हैं। क्योंकि बीपीएससी 68वीं में टीआरई में जो नया पैटर्न है बीपीएससी का वो जो दिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी पढ़कर जाना ही पड़ेगा। जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे मन के सच्चे, आपसे मैं यही बोलूँगा कि एनसीईआरटी पढ़िए अभी से ही। एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए। उसके बाद आप रेफरेंस बुक पर आइएगा। स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत रेफरेंस बुक हो गया और एनसीईआरटी जो है वो टेक्स्ट बुक कहलाता है। ओके, तो पहले एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें वहीं से पूछे जा रही हैं और पूछा भी जाएगा। किसी भी पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सब में आपको मदद करेगा। ओके, तो उसी पर आधारित पर नए सवाल जो बनते हैं बिल्कुल नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, वही मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल मैंने 13 तक करवा दिया था, बिल्कुल बेसिक से। ज्योग्राफी एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगा। सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं। सुबह सुबह जो मैंने रिवीजन का वीडियो डाला उसका क्विक रिवीजन नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, और जो उसके बाद टेस्ट डाला है वो इम्तिहान पब्लिकेशन का टेस्ट है। एडिटोरिया का टेस्ट मैं करवा चुका हूँ। करंट अफेयर कोई अपलोड होता है तो बिहार स्पेशल करंट 2023 नाम से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाता है। ओके, इसके अलावा आईआर, निबंध, इन सब के वीडियो हैं, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं जाके। शुरू करते हैं आज के सवाल। हर सवाल को आपको अटेम्प्ट भी करना होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी पर ध्यान देना है। 100 एमसीक्यू कर लिया लेकिन सीखा एक भी नहीं तो उससे मतलब नहीं बनता है। 10 एमसीक्यू किया लेकिन सीखा 100 चीज़ तो वो ज़्यादा मायने रखता है। ओके, देखिए पहला सवाल आज का क्या है कि नीचे दिए कथन किस महासागर से संबंधित हैं। कथन दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि किस महासागर से संबंधित है। यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। जितने महाद्वीप हैं उन सबको अगर आप जोड़ दोगे ना तो भी ये महासागर जितना बड़ा है उतना बड़ा वो सब महाद्वीप मिलकर भी नहीं होगा। 7 कॉन्टिनेंट जो है उनको भी मिला दोगे तो भी महाद्वीप जो है वो महासागर से छोटा ही रहेगा। यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। इस महासागर की एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा दूसरी ओर उत्तर व दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की स्थिति है। सभी बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कौन से की बात कर रहा है, तो प्रशांत महासागर की बात कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर इसका आंसर होगा। ओके, उपयुक्त कथन प्रशांत महासागर के संदर्भ में सही है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ट्रेंच भी कहाँ है? मैरियाना गर्त कहाँ पर है? तो इसी में है। नीचे दे कथन और कारण के बारे में पूछा गया है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रयों एवं पत्तन के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है। पोताश्रय और पत्तन वहाँ पर बनते हैं जहाँ पर प्राकृतिक रूप से तट के लगकर गहराई अधिक हो, उसको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक बंदरगाह। जैसे भारत में भी कुछ प्राकृतिक बंदरगाह हैं और ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। अब आपको सर्च करना है एक बार कि प्राकृतिक बंदरगाह भारत में कौन कौन से हैं। आपसे ऑप्शन दे के पूछ लेगा, यूपीएससी वालों ने पूछा हुआ है कि बताइए निम्न से कौन कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ये तो जीके के सवाल हैं, एक बार सर्च कीजिए, लिस्ट बना कर रख लीजिए। 5-6 प्राकृतिक हैं और थोड़े बहुत आर्टिफिशियल भी बनाए गए हैं। ओके, अगला है कि क्योंकि अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधी एवं चौड़ी है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा सी। ए सही है, आर गलत। तटरेखा सीधी और चौड़ी होने से कैसे हो जाएगा प्राकृतिक बंदरगाह? कटी छटी होनी चाहिए, वहाँ पर क्या हो जाएगा? तटरेखा, और उससे क्या होगा? तो प्राकृतिक बंदरगाह बन सकते। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित का मतलब होता है कटी फटी है या अनियमित, और दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति होते हैं। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर व्यापार के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है। ओके, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। उसको भूमंडलीय तापन कहा जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा ए। दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। भूमंडलीय तापक्रम मैंने उस दिन समझाया था आपको कि पृथ्वी से जो लॉन्ग वेव निकलते हैं वो अगर आसमान में मुक्त रूप से बाहर चले जाते तो पृथ्वी का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। दिन में जो उसने शॉर्ट वेव रिसीव किया है सूर्य से, रात को वो लॉन्ग वेव के फॉर्मेट में उसको बाहर निकाल देता है धीरे धीरे। तो इससे क्या हो जाता है? पृथ्वी का तापमान ठीक बैलेंस बना हुआ रहता है। लेकिन वायुमंडल में उपस्थित गैसों के कारण से ये जो लॉन्ग वेव हैं ये बाहर नहीं निकल पाते और फंस जाते हैं। इससे क्या होता है? पृथ्वी गर्म होने लग जाती है। पृथ्वी गर्म होने से क्या होता है? बर्फ़ पिघलते हैं। बर्फ़ पिघलने से क्या होगा? जलस्तर बढ़ेगा। जलस्तर बढ़ने से क्या होगा? मालदीव डूब जाएगा।
यही होगा जल स्तर बढ़ने। तो सच में डूब रहा है। मालदीव की सरकार ऑस्ट्रेलिया की सरकार से बात भी कर रही है कि ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिम का पूरा इलाका है रेगिस्तान, इसमें हम आकर बस जाएं क्या, पूछ रही है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों मालदीव डूब जाएगा। अभी कुछ साल का मतलब होता है 100 साल 150 साल, देखिए क्या होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर कैसा है, तो ये लगभग वृत्ताकार है। अटलांटिक महासागर कैसे है, तो ये है अंग्रेजी के अक्षर एस के जैसा बना हुआ अटलांटिक, आपने देखा होगा। हिंद महासागर कैसा है, तो त्रिभुजाकार आकृति है इसकी, हिंद महासागर इस तरह से फैला हुआ है। उसके बाद आर्कटिक महासागर, तो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है आर्कटिक। इसका आंसर हो जाएगा 3 2 1 4 होना चाहिए, 3 2 1 4। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, 3 2 1 4 इसका आंसर दिया हुआ है। ओके, अगले सवाल पर चलें। वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है। मध्य मंडल देखिए क्षोभ मंडल होता है सबसे पहले, उसके बाद क्षोभ सीमा, फिर समताप मंडल, फिर समताप की सीमा आ जाती है, उसके बाद से मध्य मंडल आ जाती है, फिर मध्य सीमा। तो किसके किसके बीच में होता है ये, तो ये समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में कौन सा होता है। देखिए यहाँ पर समताप है, उसके बाद से आयन मंडल आ जाता है ऊपर, इन्हीं दोनों के बीच में मध्य मंडल रहता है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा कि बी हो जाएगा। आधुनिकता वैज्ञानिक उपक्रम जैसे रेडियो सौंड, रॉबिन सौंडे, रडार उपग्रह, रॉकेट सेंसर आदि की सहायता से प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई का 16 से 29,000 किलोमीटर तक का अध्ययन किया गया है, किंतु सागर तल से 8 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। 800 किलोमीटर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वायुमंडल की ऊंचाई तो 16 से 29,000 किलोमीटर तक का अध्ययन किया है वैज्ञानिकों ने, कि वहाँ तक कुछ कुछ अंश वायुमंडल के पाए जाते हैं। ओके, अगला है कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों के वृद्धि में सहायक कर होती है। ये सही है, लेकिन जो देखिए वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस उपस्थित है ना, उसको कोई भी जीव डायरेक्टली नहीं ले सकता है। जैसे पेड़ पौधे हैं तो वायुमंडल का नाइट्रोजन वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना पड़ता है। जो कुछ जीव करते हैं, राइजोबियम करता है, या जो तरित झंझावात आप देख तो बिजली चमकती है उसके कारण से भी होता है, या उनको हमें बाहर से कुछ देना पड़ता है, यूरिया वगैरह, जिसके कारण से उनको नाइट्रोजन मिलता है। ओके, अगला है दूसरा स्टेटमेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, 19 का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब, दोनों को दोनों सही है। CO2 ही तो लेती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और उसका निकलता क्या है, O2 निकालती है पेड़ पौधे, ऑक्सीजन यही तो हम लेते हैं सांस के रूप में, और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि ही तो यही है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, देखिए पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण किन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रक्रिया के कारण होता है। ये पृथ्वी पर लगातार चलने वाली प्रोसेस है, जब से पृथ्वी बनी है तब से लेकर आज तक, और अभी भी चल रही है। ये आंतरिक और बाह्य कारकों के कारण ही कहीं पर पर्वत बनते हैं, कहीं पर घाटी बनती है, कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान, इनका निर्माण होता है। और ये निर्माण सतत रूप से चल रहा है और चलता ही रहेगा जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक। ओके, अगला है निम्न से कौन से कथन सत्य हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी के नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपने ज्योग्राफी NCERT कर पढ़ा होगा तो बच्चों वाले सवाल लगेगा ये आपको। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों को दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य दिए हुए हैं। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत की श्रृंखला कौन सी है। तो आरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत है। सबसे पुरानी वलित पर्वत जो सबसे शुरुआत में पृथ्वी के बनने के साथ ही जिसका निर्माण हुआ वही है ये आरावली। और अब ये निक्षेप पर्वत का उदाहरण में भी आती है, निक्षेप पर्वत का उदाहरण कहलाती है। भारत की आरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत की श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन, रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है, लेकिन हिमालय क्या है, नया वलित पर्वत है, अभी इसका निर्माण हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं। पर्वतों की एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। पर्वत की श्रृंखला कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ पर छोटा सा पर्वत है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको श्रृंखला कहा जाता है। ये पूछा गया है आपसे। चौथे का आंसर क्या हो, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, अगले सवाल पर चलें। मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, बोरिंग वाला नहीं लगता, सिर्फ फैक्ट पढ़ने से पक जाता है माथा। देखिए क्या लिखा हुआ, उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा
जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं जिन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ ऐसे ही भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। जैसे कौन सा है? जैसे मुझे बताइए, आपको उस दिन भी मैंने बताया था कि दुनिया के सबसे लंबी अगर पर्वत श्रृंखला की बात होगी तो वो कहीं ज़मीन पर नहीं है, बल्कि अटलांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिण तक बीचों बीच गुजरी हुई है, जिसको मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ओके, अगला क्या है? पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिन्हें श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, एंडीज। क्या है ये? समानांतर श्रृंखला क्रम। जैसे हिमालय यहाँ से शुरू होकर ऐसे 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 नॉर्थ ईस्ट आते हुए अंडमान निकोबार तक हिमालय जाती है। अंडमान निकोबार क्या है? मैंने समझाया था आपको, डूबा हुआ पर्वत है। क्या है वो? डूबा हुआ पर्वत है। और आपका लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप जो है भारत के दोनों तरफ है। जैसे ये भारत है तो यहाँ पर लक्षद्वीप है, या अंडमान है। लक्षद्वीप जो है ये प्रवाल हैं, प्रवाल शैवालों के समूह के, शैवालों के मृत होते जाते हैं, एक के ऊपर एक आते जाते हैं, इसी से जो द्वीपों का निर्माण हुआ है वही है लक्षद्वीप। दोनों द्वीपों में अंतर ध्यान में रखिएगा आप लोग। जिन पर्वतों के सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वलित पर्वत। हिमालय, आल्प्स, ये सब वलित पर्वत हो गए। यूराल पर्वत के सामने ज्वालामुखी पर्वत लिखा हुआ। यूराल का जो पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत है। वॉसजेस पर्वत भ्रंशोत्तर पर्वत, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत, फ्यूजियामा पर्वत वलित पर्वत है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, इन सभी का देश आप मुझे बता सकते हैं? आपको पता होना चाहिए। एक बार सर्च कर लेंगे तो अभी ही पता चल जाएगा। छठे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा जो है इसमें सही दिया हुआ है, सही सुमेलित पूछा है, यानी कि वॉसजेस और माउंट किलिमंजारो ये दोनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं, बाकी पहला और चौथा गलत दिया हुआ है। उत्तरी अमेरिका अपलेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते, इनकी ऊंचाई बहुत कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्तर पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे खंड को हॉस्ट और नीचे धंसे हुए खंड को द्रोणिका ग्रोवन कहा जाता है, ग्राबेन। यूरोप की राइन घाटी वॉसजेस पर्वत इसी तरह के पर्वत तंत्र का उदाहरण है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। आगे बढ़ें। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण होता है। किलिमंजारो कहाँ पर है? ये तंजानिया के पास में है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि किलिमंजारो विषुवत के बहुत समीप है, लेकिन इसकी ऊंचाई 5000 मीटर से भी ज़्यादा है, यानी कि 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊंची है ये। और विषुवत के समीप होने के बावजूद यहाँ पर वर्ष भर बर्फ़ जमे रहते हैं। तो अफ्रीका में कहीं पर बर्फ़ जमा हुआ है तो कहाँ पर है? तो यहीं पर है कि माउंट किलिमंजारो पर। ओके, मौनकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रशांत महासागर में स्थित है और हवाई द्वीप सागर के सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है और ये 10 किलोमीटर ऊंची है। ये पर्वत कहाँ पर है? ये प्रशांत महासागर के भीतर में है। माउंट एवरेस्ट से भी 2 किलोमीटर ऊंची है ये। निम्न से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, युगांडा का पूर्वी पठार, केन्या का पठार, तिब्बत का पठार। कौन सा होगा? आसान सवाल है ये, तो निकाल सकते हैं आप। मुझे बताइए, 8 का आंसर सभी को पता चल गया होगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, तिब्बत का पठार, जिसको विश्व का छत भी कहते हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4600 मीटर तक है। पठार आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। देखिए, पर्वत में श्रृंखलाएं में क्या होती हैं? चोटियाँ होती हैं। पठार की कोई चोटियाँ नहीं होती। इसका सिरा जो होता है वो चपाट होता है। ओके, सपाट होता है। और पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकते हैं। पर्वतों की तरह पठार भी नए और पुराने हो सकते हैं। भारत का दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार का एक उदाहरण है। और पठार जहाँ भी होंगे वो क्या होते हैं? वो समृद्ध खनिज क्षेत्र होते हैं। जैसे भारत में भी नागपुर का पठार क्या है? तो वो छोटा नागपुर का पठार, तो वो क्या है? खनिज समृद्ध क्षेत्र है। इसी प्रकार से अफ्रीका का पठार सोना, हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। अधिकांश मैदान मुख्य नदियां तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने हैं। मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, तो ये तो सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्यों मैदान में क्यों जनसंख्या ज़्यादा रहती है? मैदान में खेती अधिक हो सकती है, वहाँ पर जल की उपलब्धता बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जल है, नदियाँ हैं तो जल की उपलब्धता होगी। इसके अलावा वहाँ पर प्लेन है तो वहाँ पर जीवन बसर करना बहुत ही आसान होता है। पहाड़ों में जब आप घूमने के लिए जाते हो तो आपको 2 दिन के लिए वहाँ पर रह सकते हो। यकीन मानो, जो लोग पहाड़ में अस्थायी रूप से रहते हैं उनका जीवन बहुत ही कठिन होता है। उस कठिन स्तर के जीवन को आप नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए पहाड़ वगैरह में सामान्य तौर पर रेगिस्तान में या प्राकृतिक रूप से थोड़े से कठिन जगहों पर जनसंख्या क्या होती है? कम होती है।
और नदियों के किनारे, समुद्रों के किनारे जनसंख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा देश भारत के बारे में अब कुछ सवाल को कर लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? तो ये तो पता ही होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत का विस्तार है। भारत के मुख्य पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतर के बीच में कितना है? एक बार आप आंसर गेस कीजिए, इसमें से आंसर निकालिए, बाकी मैं फिर आपको आंसर बताता हूँ। पश्चिम से पूर्व का पूछा गया है, तो ये देखिए ये क्या होता है, ये देशांतरीय विस्तार होता है। और ये कौन सा विस्तार होता है? उत्तर से दक्षिण, तो ये अक्षांशीय विस्तार होता है, अक्षांशीय विस्तार होता है। ओके, और निकालिए इसका आंसर। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक विस्तार है भारत का, पूर्व से पश्चिम में। ओके, पश्चिम से पूर्व में। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो मित्र पर गमछा झार मैंने सिखाया था, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी है। गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, और ये भारत के देखिए 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से गुजरती है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगी हुई है? 7 देशों के साथ लगी हुई है। चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। कुछ लोग चौंक जाएंगे, अफगानिस्तान के साथ कहाँ लगा हुआ है, देशद्रोही टाइप के मत बनिए। पीओके भी हमारा है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, इसलिए अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है, लेकिन उस पर कब्जा किसने किया हुआ है? पाकिस्तान ने। उसको अभी तुरंत खाली कर देना चाहिए, ऐसा बोलते रहना है हम लोगों को। ओके, निम्न में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो देखिए इसके लिए है कि बचपन से MBA, छोटे छोटे ट्रिक हैं लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, उसके बाद से M से हो गया म्यांमार, B से हो गया भूटान, और A से अफगानिस्तान हो गया। MBA में A आता है ना लास्ट में, तो उससे अफगानिस्तान हो गया। तो इसको ध्यान में रख सकते हैं, बचपन से MBA। A का मतलब, D का मतलब हो जाएगा बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा लगती है, सबसे छोटी अफगानिस्तान से। निम्नलिखित में भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं? कौन कौन से राज्य हैं जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं? अब ये मैं नहीं बताऊंगा, सोचिए एक बार, निकालिए आंसर इसका। मणिपुर, असम, त्रिपुरा, सिक्किम मैं बार बार बोल देता हूँ सिक्किम को, सिक्किम। बताइए इसका आंसर बताइए। छठे का आंसर क्या हो जाएगा? छठे का आंसर हो जाएगा C, 3 और 4, यानी कि सिक्किम और त्रिपुरा जो है ये 3 तरफ से दूसरे देश से घिरे हुए हैं। और देखिए सिक्किम भूटान और चीन से घिरा हुआ है, और त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। और एक चीज़ मुझे बताइएगा, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कम से कम 2 देशों से सीमा लगाते हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कम से कम 2 देशों से सीमा लगाते हैं? एक बार सोचिए, और अगर आंसर बता सकते हैं तो बताइए मुझे। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? अगला सवाल ही आ गया यार, बताओ। सोचिए एक बार, आंसर निकालिए, फिर मैं तो आपको बताऊंगा ही। इसका आंसर हो जाएगा 7 राज्य हैं ऐसे जो कम से कम 2 देशों से सीमा लगाते हैं। कौन कौन से 7 राज्य हैं? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, चीन व अफगानिस्तान के साथ सीमा लगाता है। 3 देशों के साथ सीमा लगाता है ये जम्मू कश्मीर। कुछ वो राज्य है जो 3 देशों से सीमा लगता है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया है, ये बट गया है, अब लद्दाख में हो गया है ये, और जम्मू कश्मीर अलग हो गया है। तो लद्दाख जो है ये आपका चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सीमा लगाएगा, और जो जम्मू कश्मीर है वो केवल और केवल पाकिस्तान से सीमा लगाएगा। क्लियर? उत्तराखंड, नेपाल व चीन। सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन। अरुणाचल, चीन, भूटान व म्यांमार से सीमा लगता है। असम का सीमा भूटान और बांग्लादेश से। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से। अपना बिहार का लगता है 2 देशों से? नहीं, बिहार का नेपाल से तो लगता है, लेकिन देखिए बांग्लादेश और बिहार के बीच में पतली सी पट्टी है उसका, पश्चिम बंगाल का। आपके पास मैप होगा ना सामने, देखिए उस पर बहुत ही पतली सी पट्टी दिखेगी किशनगंज के पास में। इतनी पतली है कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत कम दूरी है, यहाँ तो नेटवर्क आ जाता होगा उधर का इधर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 राज्य हैं कम से कम ऐसे। विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? बहुत आसान सवाल है, नर्मदा नदी विंध्य श्रेणी है, और ये बीच में इधर नीचे सतपुरा है, और इसके बीच से कौन सी नर्मदा नदी बहती है, जो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, छत्तीसगढ़ के पास से निकलती है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत, दक्षिण में सतपुरा है, अर्थात नर्मदा नदी विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है। तापी नदी के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तापी नदी सतपुरा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। नर्मदा, सतपुरा, फिर तापी, फिर सतमाला। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अभी तो बोला कि नर्मदा भी बहती है।
तापी नदी के उत्तर में अजंता व सतमाला पर्वत अवस्थित है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर केवल और केवल ए सही है, बाकी गलत दिया हुआ है। दूसरा तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जो तापी नदी है, देखिए ये विंध्य पर्वत श्रेणी हो गया, ये सतपुरा पर्वत श्रेणी हो गया, ये सतमाला श्रेणी हो गया, इसके बीच से ये बह रही है आपकी नर्मदा, ओके, ये बह रही है आपकी तापी। क्लियर हो गया होगा अब तो सारा क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अजंता और सतमाला पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित है। कहाँ पर है? तो दक्षिण में अवस्थित है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जा सकता है। उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम कौन सा है? बृहद हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय। शिवालिक सबसे निचला होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है कि नीचे दिए नदियों के नाम ध्यान से देखिए। ठीक है, देख रहे हैं हम लोग, ध्यान से देख रहे हैं। उपयुक्त में कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं? तो देखिए जो भी नदी है वो पूर्व की तरफ बह कर जाएगी, वो सभी डेल्टा बनाएगी। ओके, इसका आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी के सभी नदियाँ डेल्टाएँ बनाती हैं। सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ नीचे दिए कथनों में कौन सा सत्य है? यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। सुंदरबन का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और सुंदरबन क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक सुंदरी नाम की वहाँ पर मैंग्रोव होती है, जिसके कारण से उसको कहा जाता है। तो 12 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोनों को दोनों स्टेटमेंट जो है सही दिए हुए हैं। अगला है कि भारत का कौन सा द्वीप प्रवालीय द्वीप है? आ गया फिर अगला आपका लक्षद्वीप जो है, ये प्रवाल है। प्रवाल शैवालों से निर्मित द्वीप है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। अब इसका कुछ सवाल है मात्र। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये अरबी भाषा के शब्द है। हिप्पालस, अरबी यात्री हिप्पालस। मानसून के कारण व्यापार बढ़ गया था। जब लोगों को पता चला कि एक विशेष मौसम में दक्षिण से, यानी कि ये भारत है, तो भारत जाने के लिए आपको बस नाव लेके यहाँ पर बैठ जाओ और एक गाना लगा लो मस्त सा, और बैठे रहो, बैठे बैठे केरल के तट पे पहुँच जाओगे। तो ये जब पता चला तो ये बहुत बड़ी खोज थी उस समय। मानसून की खोज एक बहुत बड़ी खोज थी, जिसमें हमें ये पता चला मानसून दरअसल में है क्या। मौसमी पवनें ही तो हैं। गर्मी के मौसम इधर से इधर चलती हैं, ठंडे के मौसम इधर से इधर बाहर की तरफ चलती हैं, यही तो है मानसून। ज्योग्राफी में बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये, सामान्य भाषा में बता रहा हूँ आपको। तो ये अरबी भाषा का शब्द है, हिप्पालस ने खोजा था ना, इसका आंसर ए हो जाएगा। बस यही है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या? निम्न से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। देखिए मैं एक बार समझा देता हूँ। ये क्षेत्र है, यहाँ पर जब 2 अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा जब ये मानसून आती है, तो देखिए ये शाखा यहाँ पर समानांतर है। ये तमिलनाडु है, इसके समानांतर गुजर गई, यहाँ पर अब बारिश नहीं करवाएगी। लौटते हुए मानसून के कारण तमिलनाडु में क्या होता है? वर्षा होती है। यहाँ पर लौटता हुआ मानसून अब सितंबर के बाद वहाँ पर वर्षा होनी शुरू हो जाती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के, खास तौर से तमिलनाडु। ओके, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ए आंसर हो जाएगा। दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? स्थान की स्थिति, ऊंचाई, उच्चावत, समुद्र से दूरी, ये सारे के सारे होते हैं। इन सारे के कारण किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण होता है, इन सभी फैक्टर के कारण। ओके, विश्व सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो मासिनराम। लेकिन देखिए ये बदल गया है, कई सारे जगहों पर आ गया है कि महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन देखिए क्या मासिनराम में सूखा पड़ गया? क्या सूखा पड़ने का मतलब मासिनराम में वर्षा नहीं होती? नहीं, सूखा का तात्पर्य आज आपको समझाता हूँ मैं, नहीं समझ में आ रहा होगा। हम कई बार क्या बोलते हैं, मासिनराम में सूखा पड़ रहा है, जबकि वहाँ तो रोज़ वर्षा होती है, फिर भी बोलते सूखा क्यों? कंपेयर, पिछले साल यहाँ पर बारिश हुई थी, मान लीजिए 330 मिलीमीटर की वर्षा हुई थी यहाँ पर। एक बार को मान लिया, वैसे वर्षा बहुत होती है यहाँ पर, माना। इस साल यहाँ पर वर्षा कितनी हुई? 320, ये 310 मिलीमीटर की वर्षा हुई यहाँ पर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि यहाँ पर सूखा पड़ गया है, पिछले साल से कम वर्षा हुई है। या 300 मिलीमीटर की मात्र वर्षा हुई, तो ये क्या हो जाएगा? 300 मिलीमीटर कम नहीं होता है, लेकिन हम कंपेयर करेंगे उस जगह से, तो क्या हो जाता है कि भाई यहाँ पर तो वर्षा कम हुई है, इसलिए यहाँ पर सूखा पड़ गया है। तो सूखे का तात्पर्य इस तरह से लगाया, जैसे मान लीजिए पटना ज़िला है, पटना ज़िला में हर साल बारिश होती है 150 से 200 सेंटीमीटर, 150 से 200। इस बार जैसे बारिश हुई 110 सेंटीमीटर से 110 से लेकर 150 तक, तो हम क्या बोलेंगे कि कंपेयर करें तो पिछले साल की तुलना में सूखा पड़ा हुआ है। सूखा इसी प्रकार से निकाला जाता है। ओके, तो इसका आंसर सी, मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कहीं कहीं पर महाबलेश्वर भी दिखा रहा है नए वाले आंकड़े में।
भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? वर्षा वन की बात जब भी आए तो कहाँ कहाँ जाएंगे आप? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट, यहाँ पर पाए जाएंगे मूल रूप से। उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ राज्यों में पाए जाएंगे। और छठे का आंसर क्या हो जाएगा? छठे का आंसर हो जाएगा ए 1 2 3, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी घाट। देखिए यहाँ पर वही तो है, 1 2 3 में लिखा हुआ 1 3 और 3। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि हमारे देश के अधिकांश भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो हमारे देश में अधिकांश में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। पर्णपाती और पतझड़ एक ही शब्द है, पर्यायवाची है बस। इन दोनों का तात्पर्य क्या होता है? ऐसे पेड़ जो पत्ते गिरा देते हैं साल में एक बार। ओके, इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। कटीली झाड़ियाँ वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। जैसे आप मगर मरुस्थल में जाएंगे या रेगिस्तानी इलाकों में जाएंगे या नागफनी वगैरह के पौधे देखे होंगे आपने, तो उनके पौधे की पत्तियां जो होती हैं वो एक तो मोटी गुद्देदार होती हैं और उनमें कांटे होते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि उनका जल का हानि कम हो। और उनकी एक खासियत होती है, उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी तक जाती हैं। गहराई तक क्यों जाती हैं? पानी की खोज में जाती हैं। ये जो मैं आपको लाइनें बता रहा हूँ ना, ये यूपीएससी 2018 का प्रश्न बताया है मैंने आपको पीटी का। देखिएगा खोलकर, उस पीटी के पेपर में आपको मिल जाएगा। अगला क्या है? पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतों की ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में भी भिन्नता आती है। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों को दोनों सही दिए हुए हैं, सी आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान में पर्वतों की जड़ें क्यों गहरी, पेड़ों की जड़ें क्यों गहरी होती हैं? तो क्योंकि वहाँ पर जल की खोज में वो बहुत दूर दूर तक वो गहरे चली जाती हैं। ओके, उपयुक्त दोनों कथन सही है। कटीली झाड़ियाँ वाली वनस्पति शुष्क भागों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आ जाती है इसके कारण से। ओके, और एक ऐसा लाइन आता है जिसके ऊपर आपको कोई पेड़ पौधा नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। पर्वतों की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग पेड़ पौधे दिए हुए हैं। अब आपको इनको मैच करना है कि ये पेड़ पौधे किस प्रकार के वन में पाए जाएंगे। जैसे रोजबुट और महोगनी, पीपल व नीम, खैर व बबूल, पाइन व देवदार। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा 2 मिनट लेके बता देता हूँ कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, जो वर्षा वन जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वर्षा वन। वर्षा वन, उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही मोटी होती हैं। उनके पेड़ जो होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं। वो लकड़ियाँ इतनी भारी होती, इतनी मोटी होती कि वो कुछ उनका व्यापारिक उपयोग ही नहीं होता। उनके आप खिड़की दरवाजे नहीं बना सकते, क्योंकि वो जो कील है वो कील लेके ही बाहर आ जाएंगे, इतने भारी होते हैं। तो पर्णपाती वन के जो लकड़ियाँ होती जो हमारे यहाँ पाए जाता है, या जो पतझड़ वाले वन के पाए जाते हैं, उनकी लकड़ियाँ ही सबसे ज़्यादा दुनिया में व्यापारिक रूप से और मानव के उपयोग के लिए अच्छी मानी जाती हैं। बाकी जो वर्षा वन के लकड़ियाँ होती हैं, कुछ लकड़ियाँ सॉरी, कुछ उनके वुड्स जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो तो काम के होते हैं, लेकिन बाकी वुड्स जो होते हैं वहाँ की वो काम के नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही हेवी वृक्ष होते हैं वो सब। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आपको चुनिए इनमें से। देखिए अब मैच करते हैं। जो रोजवुड मोहोगनी है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये सदाबहार वन है। ये आपको अमेजन के फॉरेस्ट में मिलेंगे, पश्चिमी घाट में मिलेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेंगे। जहाँ जहाँ पर भी वर्षा वन है, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में आपको ये सब पेड़ मिलेंगे। ओके, उसके बाद से क्या है? पीपल और नीम कहाँ पर मिलेंगे? तो ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में मिलते हैं। हमारे यहाँ पर्णपाती वन जहाँ भी है, लगभग पूरे भारत में ये वन मिलेंगे आपको। खैर और बबूल, तो देखिए ये कटीली झाड़ियाँ वाले पेड़ होते हैं, तो ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? तो ये आपको थोड़ा सा शुष्क वाले इलाके मिलेंगे, राजस्थान के इलाकों में, या जहाँ पर वर्षा कम होती है, महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों में, पूर्वी इलाकों में, उन सब जगहों पर आपको मिल सकता है। पाइन व देवदार, देवदार की लकड़ियाँ तो बहुत अच्छी होती हैं। ये कहाँ पर मिलती है आपको? तो ये आपको मिल जाएगा पर्वतीय वन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए का 2 है, बी का 4 है, उसके बाद से सी का कौन सा है? 3 है, और डी का 1 दिया हुआ है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। इसका आंसर सी होना चाहिए। ओके, देखिए इसका आंसर सी ही दिया हुआ है। ओके, मैंग्रोव वन के संदर्भ में से कौन से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। मैंग्रोव तो समुद्र के किनारे ही होते हैं, तो बिल्कुल खारे पानी में रह सकते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी दिया हो जाएगा। दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। ओके, और मैंग्रोव वन की बहुत बड़ी खासियत होती है। क्या खासियत होती है? कि ये कई बार ऊपर की तरफ में बढ़ते हैं,
और लवणोद्भिद का मतलब क्या होता है, इनको लवण से कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। इनकी जड़ें जो होती है, जैसे ये पेड़ है, इनकी जड़ें ऐसे ऐसे गुथी हुई होती हैं, जिस कारण से क्या होता है, इनसे एयर और पानी जो है वो पास नहीं कर पाते हैं। तो जब चक्रवात आता है, जब सुनामी आती है, तो मैंग्रोव वन क्या करते हैं, इंसान की रक्षा करते हैं, पृथ्वी की रक्षा करते हैं, समुद्र के चक्रवात से और समुद्र के सुनामी से रक्षा करते हैं इंसान की। इसको ध्यान में रखिएगा। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर के पहले सप्ताह मनाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से भारत में जंगली बकरियां कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं आपके हिमालय क्षेत्र में। जंगली बकरियां हिम तेंदुआ हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन एक बकरी की ही जाति होती नीलगिरी ताहर। क्या मैंने बोला, नीलगिरी ताहर ये कहाँ पर है, तो तमिलनाडु की राजकीय जीव है और ये तमिलनाडु मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला सवाल है, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पर है, तो ये है आपका कच्छ के रण में। जंगली गधे रहते हैं, कच्छ के रण में रहते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये पूरा पीडीएफ मैंने समाप्त कर दिया। इस पीडीएफ को मैं आपको दे दूंगा, चिंता की बात नहीं है, इसमें दे दूंगा मैं, ओके। लेकिन वीडियो के एक दिन बाद में दिया करूँगा, थोड़ा सा सही रहता है वो। कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आशा करता हूँ ऐसा, ओके। थैंक